हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका उत्तराखंड जी के वेरी इजी ट्रिक्स के इस मेंटोरशिप बैच में। साथियों, आज हम इस बैच में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं या नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है ज्योग्राफी। और अब हम क्रम से ही आपका स्टार्ट करेंगे। कई बच्चे कह रहे थे कि सर एंशिएंट मिडेवल करा दीजिए, तो कुछ डाउट हैं। पहले डाउट मैं आपको बता दूं बच्चों के कि सबसे पहले हमने पॉलिटी वाला सेक्शन किया, इसके बाद हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट की। मॉडर्न हिस्ट्री में कुछ फैक्ट्स मैं आपको नोट्स बना कर दूंगा, तो उसमें ही आपको एप्लीकेशन पे ही और जो आपका ग्रुप है व्हाट्सएप पे वहाँ पर आपको दे दी जाएगी। इसके अलावा इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के बाद हम फिर एंशिएंट मिडाइवल और कल्चर पर आ जाएंगे, और उसके बाद लास्ट में हम करेंगे कंप्यूटर वाला सेक्शन। ठीक है, कुछ वर्ल्ड हिस्ट्री का भी हम इसमें पोर्शन देख लेंगे मोटा मोटा। ठीक है, तो इस तरह से हम कवर अप कर रहे हैं। तो नया चैप्टर, नया सब्जेक्ट आज हमारा स्टार्ट हो रहा है, वह है ज्योग्राफी। और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बच्चे, एक डाउट और था, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर जो मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है, जैसे कभी टॉपिक 1905 का चल रहा है तो उसके बाद 1917 का आ गया। तो देखिए, एमसीक्यू फॉर्मेट में ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हम एक काम करेंगे, नए पैटर्न पर आज से हम पढ़ाई करेंगे। नया पैटर्न कुछ इस तरह से होगा साथियों कि सबसे पहले हम इस क्लास में सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको उस टॉपिक का, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक का बेसिक बता देंगे, कंप्लीट बेसिक बता देंगे, जिससे एक फ्लो बन जाएगा आपका। ठीक है, जिससे आपका फ्लो बन जाएगा और उसके आप शॉर्ट नोट्स सब बना सकते हैं। और उसके अलावा आपको दो प्रकार से नोट्स बनाने हैं। जिन बच्चों को नोट्स बना रहे हैं उसके आपको दो प्रकार से नोट्स बनाने हैं। एक तो समरी के नोट्स आपको बनाने हैं, जैसे हम पॉलिटी वाले सेक्शन में करते थे ना, सेम टू सेम अब हम आगे वाले जितने भी टॉपिक्स होंगे इसी तरह से हम कवर अप करेंगे। तो जो शॉर्ट नोट्स, आपको पहले तो समरी बनानी है, समरी के शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। उसके बाद आपको क्वेश्चन के हिसाब से शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन के हिसाब से पहले समरी के शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 1। तो अगर उसमें कुछ तथ्य जो समरी में नहीं लिखा है तो वहाँ पर आप ऐड ऑन कर देना। अगर मान लीजिए समरी में लिखा हुआ है तो आप मत करना, क्वेश्चन के हिसाब से। तो इस तरह से आप नोट्स मेकिंग आज से आपको करनी है, आगे के जितने भी हमारे टॉपिक्स आएंगे उसमें। ठीक है, इससे एक थोड़ा क्या है, फ्लो बना रहेगा। क्योंकि एमसीक्यू फॉर्मेट में थोड़ी दिक्कत ये रहती है कि मान लीजिए ये टॉपिक्स में गए, फिर उसके बाद में अगला टॉपिक थोड़ा दूर वाला आ गया, तो उसमें थोड़ा सा क्या है, ये लगा रहता है। ठीक है, तो चलिए इसका हम समाधान करेंगे आज से ही। तो चलिए, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इंडियन ज्योग्राफी। हमने स्टार्ट करने के लिए बोला था आपको इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करने के लिए हमने आपको बोला था, और सबसे पहले हमारा टॉपिक है सामान्य जानकारी। तो जो पहला टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा सामान्य जानकारी। किसके बारे में? भारत के बारे में। देखिए साहब, भारत कहाँ है? आपको पता है, ग्रह है। ग्रह हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो आपको पता है। तो भारत कहाँ है? तो देखिए, ये एक पृथ्वी इस तरह से है। ठीक है, तो ये देखिए पृथ्वी जो है कुछ इस तरह से है। ठीक है साहब, पृथ्वी कुछ इस तरह से है। ठीक, हालांकि बिल्कुल इस तरह से नहीं है, यहाँ से चपटी हुई है क्योंकि घूमती है उसके कारण से। ठीक है, ये इस तरह से पृथ्वी है। ठीक है, ठीक है भैया। चलिए साहब, अब इसके बीच में एक रेखा जाती है। अब पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी को पर्यायवाची में भू भी बोलते हैं। ठीक है, और उसके मध्य से कोई एक रेखा जाती है, तो उसको हम बोलते हैं भूमध्य रेखा। अब इसका कैसे, ये किन देशों से निकलती है, भूमध्य रेखा क्या है? अब कुछ बच्चे मैसेज करेंगे ग्रुप में कि साहब भूमध्य रेखा के देश नहीं पढ़ाए। तो अभी केवल हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसकी चर्चा हम करेंगे मैपिंग में, मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी में। ठीक है, तो इसका ये क्या हुआ, भूमध्य रेखा। ठीक है, तो ये हुई हमारी भूमध्य रेखा। और सूर्य कहाँ तक जाता है, कहाँ तक नहीं जाता है। ठीक है, डायरेक्ट उसकी जो किरणें हैं कहाँ तक जाती हैं, तो वो सब हम कहाँ पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। तो अभी तो केवल आपको याद रखना है कि ये जो है भूमध्य रेखाएं जो हैं, अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ये सब हम कहाँ पढ़ेंगे, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। केवल अभी तो आपको समझना है कि मैं जो बताना चाह रहा हूँ कि अभी भारत हमारा कहाँ पर है। तो जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य यानी कि भू के बीच में से जाने वाली रेखा को क्या कह दिया हमने, भूमध्य रेखा। बीचों बीच में से इसका एक केंद्र भी होगा। ठीक है, चलिए साहब, अब देखिए
इसको हम क्या कहेंगे, ये पूरा गोले टाइप का है। गोला मैंने आपका कहा गोला तो नहीं है पृथ्वी, ठीक है, लेकिन चलिए मोटा मोटा हमने गोला मान लिया। तो ये जो गोले टाइप का है, तो ऊपर वाले जो गोला, अब ये तो आधे भाग में बैठ गया, आधे भाग में फंस गया, बट गया, तो गोले के आधे भाग को क्या कहते हैं, गोलार्ध। गोलार्ध कहते हैं ना, क्या गोले का आधा भाग गोलार्ध, ठीक है, और इसका भी आधा भाग क्या होगा, गोलार्ध, ठीक है ना। और ये पूरा क्या हो गया, पूरे की बात करें तो ये गोला हो गया। मैं बार बार कह रहा हूँ गोला नहीं है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ऐसा क्यों नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी केवल आपको याद रखना है मोटा मोटा गोला है, ठीक। तो गोलार्ध हो गया। अब देखिए ये आपने पढ़ा होगा रीजनिंग में, ऊपर वाला हिस्सा होता है उत्तर, नीचे वाला दक्षिण। तो ऊपर क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाला हिस्सा क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। तो भूमध्य रेखा के जितनी भी चीजें ऊपर हैं तो उसको हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध, और जो भूमध्य रेखा के जो दक्षिण में है उसको हम कहेंगे दक्षिणी गोलार्ध। मुझे लगता है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इतनी बात क्लियर, चलिए साहब इतनी बात क्लियर हो गई तो आपकी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ये आपकी बात क्लियर हुई, ठीक। अब भारत कहाँ है, तो भारत आपका इस यहां पर है, ठीक है साहब। अब मैं अगर आपसे कहूं कि भारत उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, तो आप आंख बंद कर कहेंगे साहब भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है। इस बात में कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, भारत उत्तरी गोलार्ध में है, ठीक है। भारत कहाँ है, उत्तरी गोलार्ध में है, कोई किसी भी बच्चे को इस बात में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मैंने आपको बता दिया गोलार्ध का मतलब आधा भाग, ठीक है। अब आगे देखिए, अब इसी तरह से देखिए, इसी तरह से रेखाएं बनाई गई हैं। मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे क्या होती हैं, इनके बीच में कितना गैप होता है, ठीक है, ये क्यों बनाई गई हैं, ये सब ये सारी जो चीज़ें हैं हम पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी, उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी में। खाली मैं आपको ये बता रहा हूँ, इस तरह से जो रेखाएं होती हैं इसको हम बोलते हैं साहब अक्षांश रेखाएं। इसको हम क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखाएं। बस आपको ये याद रखना है, इन रेखाओं को क्या बोलते हैं हम, अक्षांश रेखाएं, ठीक है। अभी केवल याद रख लीजिए ये क्यों है, क्यों बनाई गई हैं, काल्पनिक रेखाओं की जरूरत क्यों पड़ी है ना। हालांकि 6 की एनसीईआरटी में ही बेसिक दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 4 या 5 में, तो आप जाकर देख सकते हैं, लेकिन अभी देखने का इतना टाइम ही नहीं, मैं सब आपको समरी में बता ही रहा हूँ। तो ये रेखाएं क्या होती हैं, जो भूमध्य रेखा, ये भूमध्य रेखा के जो समानांतर रेखाएं चलती हैं, काल्पनिक रेखाएं, तो इन्हें कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं हम, अक्षांश रेखाएं। और ये यहाँ से स्टार्ट होती हैं जीरो से, तो जीरो से ऊपर की तरफ बढ़ती जाती हैं, यहाँ आती हैं 90 तक, ठीक है, और ये आती हैं 90 तक। मैं बताऊंगा टोटल कितनी है, इनके बीच में गैप कितना होता है, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। केवल मैंने अभी आपको बताया जो भूमध्य रेखा के समानांतर रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं हम, अक्षांश रेखाएं, ठीक है भाई। अब क्या होता है, ठीक, एक इसी टाइप की एक रेखा और होती है 0 डिग्री की। 0 डिग्री की एक तो भूमध्य रेखा हो गई, एक इसी टाइप की दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा होती है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली एक रेखा होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं देशांतर रेखा। इसको हम पढ़ेंगे अच्छे से, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, समय का निर्धारण करती है ज्यादातर मामलों में, ठीक है। अब जो देशांतर रेखा है इसे कहते हैं हम देशांतर रेखा। अब देशांतर रेखा के इधर वाला भाग क्या कहलाएगा हमारा, पूर्वी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी बच्चे को। और इधर वाला भाग क्या कहलाएगा, पश्चिमी, ठीक है। तो अगर मैं कहूं अभी आपको देशांतर क्या है क्या नहीं है वो मैं सब आपको बताऊंगा। और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो इस तरह से होती हैं, ठीक है साहब, देशांतर रेखाएं इस तरह से होती हैं, ठीक। घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये सब हम वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो अगर आप देखें तो अभी ये बन के आया हमारे पास स्ट्रक्चर कि साहब ये तो थी हमारे पास भूमध्य रेखा, इसके जो समानांतर रेखाएं चलेंगी उत्तर में भी और दक्षिण में भी, उन्हें हम कहेंगे क्या, उन्हें हम कहेंगे साहब आपका उन्हें हम क्या कहेंगे, अक्षांश रेखाएं। इसके ऊपर जो बनेंगी अक्षांश रेखाएं उन्हें कहेंगे उत्तरी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं, नीचे जो बनेंगी उन्हें क्या कहेंगे हम, दक्षिणी गोलार्ध की अक्षांश रेखाएं। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई। अगर हम बात करें इसकी अगर हम बात करें साथियों की ध्रुवों को मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं, देशांतर, ठीक है। इसका क्यों क्यों किया गया इसका गणना,
ठीक है। ग्रीनविच से क्यों गुजरती है सब हम बड़ ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। तो अब इसमें जो समानांतर रेखाएं हैं, जो समानांतर रेखाएं हैं, जैसे ये देशांतर एक है, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा 0 डिग्री वाली, तो इसी के लगभग इस तरह से ही जो है हमारी क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है। तो अगर आप देखें इससे इधर वाला जो मेन देशांतर रेखा, इससे इधर वाली देशांतर रेखाएं क्या कहलाएंगी, पूर्वी, और इधर वाली दक्षिण पश्चिमी। और अगर हम बात करें भारत कहाँ है, तो देखिए भारत अगर आप देखें तो भारत ये रहा, ये भारत है। अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं भारत के बारे में, ये आपका भारत है, अगर मैं आपसे साथियों कहूं कि भारत कौन से गोलार्ध में है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चे को अब दिक्कत आएगी बताने में कि भारत अब जो है उत्तरी गोलार्ध में है। क्योंकि भूमध्य रेखा से ऊपर वाली जो भूमध्य रेखा से जो ऊपर वाली जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। अगर मैं आपको कहूं देशांतर के मामले में भारत कौन से में है, पूरब में है कि पश्चिम में है, तो इससे इधर की चीजें पश्चिम, इससे इधर की पूरब, तो देखिए साफ पता चल रहा है, तो भारत कौन से में है, पूर्वी गोलार्ध में है। किसी भी बच्चे को मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। पूर्वी गोले, अब ये देखिए बीच में ये गोला बनेगा, तो इधर भी ये गोले का आधा भाग, तो ये है पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है। तो भारत कहाँ हुआ फिर हमारा, तो भारत उत्तरी गोलार्ध में हुआ और पूर्वी गोलार्ध में हुआ। अक्षांश के मामले में उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, अक्षांश के मामले में दो ही गोलार्ध आएंगे, उत्तरी और दक्षिणी, और देशांतर के मामले में पूर्वी पश्चिम आएंगे, तो भारत हो गया आपका ये। इतनी बात आपको मुझे लगता है क्लियर हो जानी चाहिए। अब आप ध्यान से बताना मुझे, ये 0 डिग्री है, जब 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8। तो भारत की जो होगी यहाँ पर जाकर के जो रेखा आती है, इस जगह जो रेखा आएगी वो आएगी 8 डिग्री, मतलब आगे भी आएगी, मैं मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट की आती है, तो 8 डिग्री, तो इसे हम कहेंगे, है ना। और यहाँ पर जब भारत खत्म हो जाएगा तो ये आ जाती है, फिर 8 के बाद 9 आएगा, 10 आएगा, 11 आएगा, 12 आएगा, 13 आएगा, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, इसी तरह चलते चलते यहाँ आ जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। ये डिग्री मिनट क्या है ये सब हम देखेंगे, तो ये आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से देशांतर की अगर हम बात करें, 0 से स्टार्ट होगा, तो 0 में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे चलते चलते यहाँ पर 68 आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 68 आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से 1, 68, 69, 70, 71, 72, यहाँ पर आएगा 97, 25। दोबारा से पूरा मैप बना देते हैं, तो 97, 25। ठीक है। चलिए दोबारा देखते हैं इसे। ठीक है। अरे अरे, ये भी पूरा माहौल बना रहा है लगता है। चलिए साहब, तो साहब मैंने आपको बताया ये आपकी हुई भूमध्य रेखा। ठीक है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री की। ठीक, इससे ऊपर वाली चीजें क्या हुई, उत्तरी गोलार्ध। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए किसी भी बच्चे को, सब समझा दिया। ये वाला हिस्सा क्या हुआ, दक्षिणी गोलार्ध। कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई जाती हैं, क्यों बनाई जाती हैं डिस्कस करेंगे। भारत आपका इधर है, ठीक, तो इन वाली रेखाओं को कहते हैं हम अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं, ठीक है। सेम टू सेम बात करें तो उत्तरी गोलार्ध से जो निचली गोलार्ध है, जो दक्षिणी गोलार्ध है, उसको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो 0 डिग्री की होती हैं। ठीक है, उसको मिलाने वाली जो रेखाएं हैं वो 0 डिग्री की होती हैं। ठीक, तो इधर वाली जो रेखाएं होंगी उन्हें हम पूर्वी क्या कहेंगे, देशांतर, क्योंकि ये पूरब में है इसके, और इधर क्या कहेंगे, पश्चिमी देशांतर। ठीक है, ऐसे वाली रेखाएं देशांतर, ऐसे वाली अक्षांश। ये क्या है, कितनी है, क्यों बनाई गई हैं, यहीं से क्यों बनाई गई हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये 0 डिग्री से ऊपर, ये आपको बात समझ में आई। ठीक है, अब देखिए 0 के ऊपर आएगा 1, ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ऐसे यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यहाँ तक 90 तक होती हैं। ठीक है, तो इसी तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो भूमध्य सबसे पहले यहाँ टच रेखा करती है हमारी 8 डिग्री 4 मिनट पर। इसी प्रकार 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो यहाँ से हमारी आएगी एक रेखा, उसका नाम है 37 डिग्री 6 मिनट पर। ठीक है, तो अगर हम कहें कि अक्षांश से विस्तार भारत का क्या है,
तो अक्षांश विस्तार आपका भारत का हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक। कोई किसी को बच्चे को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। ये हो गया अक्षांश विस्तार, ठीक है भैया। अब देखिए आप नेक्स्ट, ये यहाँ से यहाँ तक की रेखा आई हुई आपकी देशांतर वाली, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 0 0 1 2 3 4 5 इस तरह चलेंगी, तो यहाँ पर जो टक्कर खाएगी, यहाँ पे जो लगेगी बिल्कुल पूरब में, तो उस वो वाली रेखा है वो है आपकी 68 7। और कौन सा आएगा? पूर्वी देशांतर, दक्षिणी पश्चिमी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर, ठीक है। और इस तरह से चलेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 37, यहाँ पर आ जाएगा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक है। तो ये हुआ आपका, जो मैं बेसिक जानकारी आपको पहले देना चाह रहा था। अगर मैं डायरेक्ट आपको लिखाता कि इसका अक्षांश विस्तार इतना है, देशांतर विस्तार इतना है, तो 2-4 लोग पानी पी के आते पहले, तो फिर मैसेज करते साहब उड़ गया, ठीक है। तो किताब में तो डायरेक्ट ही लिखा है, तो फिर हमसे पढ़ने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो पानी ना पीना पड़े, इसलिए हमने जो है ये आपको मैप के माध्यम से बता दिया। अभी भी बच्चों को डाउट होगा कि साहब अक्षांश यहीं से क्यों है, देशांतर यहीं से क्यों है, तो उसको हम जो है आपको बताएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, ठीक। तो इतनी बात आपको मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी, ठीक है भैया। चलिए साहब आगे देखें, ये बताया था भूमध्य रेखा। और इसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ सूरज जो है, यहाँ पर यहाँ अब हमने क्या काम किया, कुछ रेखा यहाँ बांट रखी हैं। क्या बांट रखी हैं साहब? तो इसमें पेटी हैं कई सारी, हम जो 6 पेटी होती है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ। अब देखिए एक रेखा है इसी प्रकार, अब बताइए ये क्या है? उत्तरी क्या है? उत्तरी अक्षांश। और यहाँ से क्या है? और ये क्या, कौन सी रेखा होगी? उत्तरी अक्षांश की रेखा होगी। इसका नंबर है 23.5 डिग्री। इसका नंबर क्या है? 23.5 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही नीचे एक रेखा क्या होगी? तो नीचे क्या होगी? दक्षिण गोलार्ध में, उसे हम कहेंगे 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश में। ये क्या है? उत्तरी अक्षांश में, ठीक है। इतनी बात क्लियर, ठीक। अगर हम बात करें भारत का है, तो भारत यही है, ये रहा भारत, ये है हमारा भारत, ठीक है। ये आपको मैंने बताया अभी 8 डिग्री से है, ये 37 डिग्री है, ठीक। तो भारत इधर है, ठीक है भाई। अब देखिए इस वाली रेखा को, जो 23.5 वाली रेखा, इसे कहते हैं हम कर्क रेखा, और इसे हम कहते हैं मकर रेखा। अच्छा, कभी आपने सोचा कि कर्क रेखा 23.5 ही क्यों? 32.5 क्यों नहीं? 36.5 क्यों नहीं? 25 क्यों नहीं? 8 क्यों नहीं? या 88 क्यों नहीं? यहाँ भी तो हो सकती थी कर्क रेखा, यहाँ भी हो सकती थी। मकर रेखा यहीं क्यों? यहाँ भी हो सकती थी, यहाँ भी हो सकती थी। 23.5 ही क्यों? कारण मैं बताता हूँ। जो सूरज की सीधी रेखा है वो, इसे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो सूरज की सीधी रेखा है मैक्सिमम यहाँ तक जाती है। अगर सूरज की सीधी रेखा यहाँ तक जाती मैक्सिमम, तो यहीं कर्क रेखा होती 80 पर। सूरज की जो सूरज की डायरेक्ट रेखा है, तो वो कहाँ जाती है? डायरेक्ट किरण नीचे जाती है इस लाइन तक, इस लाइन तक। और इत्तेफाक से इस लाइन का जो नंबर था वो था 23.5 डिग्री दक्षिण, और इत्तेफाक से इसका नंबर क्या था? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो ऐसा कोई मोह माया नहीं है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री को ही कह दी, क्योंकि जो सूरज की डायरेक्ट किरण है वो वहाँ तक जाती है। मान लीजिए यहाँ तक जाती सूरज की डायरेक्ट किरण, तो 8 हो जाती कर्क रेखा। यहाँ जाती तो 8 हो जाती, ऊपर जाती तो हो जाती। तो इसलिए जो है इस बात पर जो है निर्भर ये करता है, ठीक है, सूरज की डायरेक्ट किरण पर। इतनी बात आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी, ठीक है साहब। तो अब देखिए लिखिए इसमें, अब देखिए सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी टॉपिक नंबर 1 है हमारा, सामान्य जानकारी। तो सामान्य जानकारी में जो नंबर 1 है, इसका जो मैं आपको बताऊं कि इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर है। ये कहाँ पर है? ये भारत जो है हमारा अवस्थित है, ये उत्तरी, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अब, और पूर्वी गोलार्ध में है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है, बात क्लियर। नंबर 2, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अब अक्षांशीय विस्तार कितना है? अक्षांशीय विस्तार,
अक्षांश रेखा मैंने बताई थी भूमध्य रेखा के समानांतर वाली रेखा, ये क्या है क्या नहीं है सब हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो अक्षांश विस्तार है इसका 8 डिग्री, 8 डिग्री अक्षांश विस्तार है इसका साहब आपका 8 डिग्री 4 मिनट से, ये क्या होते हैं मिनट डिग्री मैं आपको बता दूंगा। 8 डिग्री मिनट को बिंदु से दर्शाते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ठीक है, 6 मिनट तक है, ठीक, 6 मिनट तक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताऊं, भारत में थोड़ा सा ये बनाए, ठीक। तो ये यहाँ पर तो रेखा जा रही थी 8 डिग्री मुख्य भूमि से 8 डिग्री 4 मिनट तक, लेकिन आपको पता होना चाहिए यहाँ एक हमारा द्वीप भी है अंडमान निकोबार। तो जो अंडमान निकोबार है तो वहाँ से टकरा जाती है निकोबार से, वहाँ से जो टकरा जाती है वो है 6 डिग्री 45 मिनट। तो अगर मुख्य भूमि से बात करें तो ये समुद्र में है, मुख्य भूमि से बात करें तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर इस बात करें हम अगर मुख्य भूमि से बात ना करें और डायरेक्ट अगर हम साथियों बात करें समुद्र से भी, मतलब ओवरऑल भारत की जो ओवरऑल जो भारत का अक्षांश विस्तार है वो आएगा आपका 6 डिग्री 45 मिनट। तो ये क्वेश्चन में आपको देखना पड़ेगा कि साहब जो है पूछा क्या गया है, कहाँ से पूछा गया है, ठीक है। तो ये वो आपका अक्षांशीय विस्तार, ठीक है। नंबर पॉइंट 3 आपका, पॉइंट नंबर 3 देशांतरीय विस्तार, ये मैंने आपको बता दिया था कौन से देशांतर में है, पूर्व में है, पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो ये आएगा आपका देशांतर में आएगा आपका साहब आपका ये आ जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से, 68 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट तक, ठीक है। तो इतनी चीज़ को समझाने के लिए मुझे पूरा वो बताना पड़ा था, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट ये लिखाता तो पता चलता है गोलार्ध क्या है, उत्तर क्या है, पूर्वी क्या है, अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है। अब मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया, ठीक है। तो देखिए बेसिक फैक्ट्स इसमें अब ये हुआ भारत के बारे में, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं, छोटा सा आप मैप बनाते चले, छोटा सा आप मैप बनाते चले। आर्ट इतनी अच्छी नहीं है लेकिन काम चला लेंगे हम, ठीक है साहब। चलिए ठीक, तो ये तो हुआ हमारा 8 डिग्री 4 मिनट, ये हुआ हमारा 37 डिग्री 6 मिनट, ये हुआ हमारा 68 डिग्री 7 मिनट, और ये हुआ हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, ठीक। इतनी क्लियर बात हुई, चलिए ठीक है। तो ये देशांतर की बात हुई। अब उत्तर से लेकर दक्षिण तक की जो भी अगला पॉइंट है आपका, पॉइंट नंबर 6 या 7 जो भी 4 था ना। अब ये देखो, ये तो नॉर्थ वाला हिस्सा है और ये साउथ वाला हिस्सा है। तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक की इसकी जो लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर। नॉर्थ से साउथ की जो इसकी लंबाई है वो है 32-14 किलोमीटर। ये है 32-14 किलोमीटर, लिखते रहें, ठीक है, जो लिख रहे हैं। इसके अलावा पूरब की और पश्चिमी की हम बात करें तो इसकी बात करें तो ये है 29-33 किलोमीटर। एक स्टेटमेंट बन गया कि बताइए कि उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कम है पूरब से पश्चिम तक की सीमाओं की। तो स्टेटमेंट रॉन्ग है, गलत। तो हो सकता है कि बेसिक चीज़ें भी कभी कभी गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको नहीं करनी है। तो ईस्ट टू वेस्ट हो गया आपका कितना, 29-33 किलोमीटर, ठीक है। इसका कुल क्षेत्रफल कितना है पूरे भारत का? तो पूरे भारत का क्षेत्रफल है आपका, पूरे भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है, ठीक। ये इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है, ठीक है भाई। अब देखिए ठीक, ये इसका क्या है, कुल क्षेत्रफल है।
इतनी बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे ऊपर कोई टॉप पे बिंदु तो होगा, तो उसे हम कहेंगे उत्तरी बिंदु। तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे उत्तरी बिंदु। उत्तरी बिंदु इसका नाम है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी बिंदु। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्तरी बिंदु। तो उसका नाम क्या है, इंदिरा कोल। लिख लेना आप, जो भी छठा पॉइंट है, उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, जम्मू कश्मीर वाले के ऊपर वाले हिस्से में, लद्दाख में पड़ता है। ठीक, और इसी का नाम है, यही है 37 डिग्री 6 मिनट पर इंदिरा कोल। इंदिरा कोल जो एक स्थान है, वही 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर में है। तो इसका नाम क्या हो गया हमारा, उत्तरी बिंदु। ठीक है, इसके बाद आ जाइए दक्षिणी बिंदु पर। तो दो दक्षिणी बिंदु है, वह है हमारा यहाँ पर, इसका नाम है कैप कमोरिन, सॉरी कैप कमोरिन, इसका नाम है आपका सबसे पहला। फिर आ जाइए आप दक्षिणी बिंदु पर, कन्याकुमारी, और उसे हम कहते हैं कैप कमोरिन। पहले कन्याकुमारी लिखना, ब्रैकेट में कैप कमोरिन। ठीक है, और इस स्थान का जो अक्षांश हो वो क्या होगा, 8 डिग्री 4 मिनट पर, 8 डिग्री 4 मिनट पर। ठीक है, इसकी बात करें पूरब में, पूरब की बात करें हम, अगर पूरब की अगर हम साथियों बात करें, तो जो पूरब है, ठीक, तो सॉरी इधर तो पश्चिम है, तो इसका क्या होगा, गुजरात में ही पड़ेगा, गुहार माता, गुहार मोती। ठीक है, यानी ये एक स्थान है जो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से गुजरता है। तो यही क्या कह दिया हमने, पश्चिमी बिंदु। और ये यहाँ क्या होगा, ये होगा किविथु, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, किविथु। और अगर हम बात करें दक्षिणी, बिल्कुल दक्षिणी बिंदु कौन सा है, तो ये तो मैंने आपको बताया था, दक्षिणी बिंदु बिल्कुल हमारा कहाँ जा रहा था, 6 डिग्री 45 मिनट पर। ठीक है ना, इसके दक्षिण में है। तो जो 6 डिग्री 45 मिनट पर जा रहा था, तो वहाँ पर है आपका जो 6 डिग्री 45 मिनट पर जा रहा था, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये भारत का दक्षिणतम बिंदु है। अगर बात करें इंदिरा पॉइंट कहाँ मिलेगा, ये निकोबार में मिलेगा। अंडमान निकोबार में एक द्वीप समूह है, उसी का एक हिस्सा है निकोबार, उसको हम डिटेल में देखेंगे, तो निकोबार में मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये सब नोट करते रहना, कितने 7-8 पॉइंट मैंने आपको करा दिए हैं, एक एक करके नोट करते रहना कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक की लंबाई 32-14 किलोमीटर। ठीक है, पूरब से लेकर पश्चिम तक की लंबाई 29-33 किलोमीटर। ठीक है, उत्तरी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल लद्दाख में है। गुहार मोती कहाँ है, ये आपका पड़ेगा, आपका कहाँ पड़ेगा गुहार मोती, ये पड़ेगा आपका क्या कहते हैं, पश्चिम में। ठीक है, और पूरब में क्या पड़ेगा आपका, किविथु, अरुणाचल प्रदेश में 97-25। और कन्याकुमारी मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी कैप कमोरिन यानी 8 डिग्री 4 मिनट पर पड़ेगा। और 6 डिग्री 45 पर जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का, वो इंदिरा पॉइंट निकोबार में आपका पड़ेगा। इतनी बात मुझे लगता है आपकी समझ में आ गई होगी, और नहीं आई है तो आई गई होगी। ठीक है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ये आपका हुआ कंप्लीट। तो आपने पॉइंट लिखा होंगे कितने, 4, तो आपके 5वां पॉइंट था आपका, 5 ही हो गया था, है ना। छठा पॉइंट था आपका उत्तरी बिंदु, लिख लेना। फिर 7वें पॉइंट में दक्षिणी बिंदु, और 8वें पॉइंट में आपका उत्तर दक्षिण पूरब, और 9वें पॉइंट में पश्चिमी। ठीक, और इसके अलावा जो है ये आप लिख लेना मुख्य भूमि से। दक्षिण पॉइंट जब आप लिखेंगे, एक तरफ आप मुख्य भूमि और एक आप जो है लिख लेना दक्षिणतम, मुख्य भूमि और एक दक्षिणतम। ठीक, तो ये हुआ आपका बेसिक जानकारी, सामान्य जानकारी अभी हम पढ़ रहे हैं। चलिए साहब, एक मैप और बनाते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें साहब आपका अब देखिए कर्क रेखा, तो चलिए ऐसी बना लेते हैं, काम चलाओ। अगर हम बात करें तो ये जो कर्क रेखा जाती है इधर से, ठीक है साहब, कर्क रेखा। अब मैंने आपको बताया कर्क रेखा 23.5 पर क्यों जाती है, ये कौन सी डिग्री है, 23.5 डिग्री। ठीक, और ये कौन से में आएगा, उत्तरी गोलार्ध में, या उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहेंगे इन्हें। ठीक है,
और इसे हम क्या कहते हैं, कर्क रेखा। ये यहीं क्यों आती है, क्योंकि ये जो है सूर्य यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो कर्क रेखा भारत में कुल 8 राज्यों से साथियों निकल करके जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से निकल करके जाती है, ठीक है। पॉइंट नंबर आप लिख लेना, क्या था आपका पॉइंट जो भी था, 12वां 15वां जो भी था आपका, 13वां 14वां, तो लिख लेना आप। कर्क रेखा कितने राज्यों से निकलती है साथियों? 8 राज्यों से निकलती है। सामान्य जानकारी हम पढ़ रहे हैं। और 8 राज्य कौन से हैं? तो 8 राज्य आपके सबसे पहले जो गुजरती है वो गुजरती है आपकी गुजरात से। ये आपकी गुजरती है गुजरात से, ठीक है। और राजस्थान का भी साथियों थोड़ा सा हिस्सा आपका आ जाता है, ये राजस्थान का हिस्सा है, ठीक है। और अगर हम बात करें, फिर निकलती है मध्य प्रदेश से, ये आया आपका एमपी से, ठीक है। और एमपी के बाद में मुझे ये जो है कलर थोड़ा चेंज करते हैं जिससे थोड़ा सा माहौल बने कलाकारी का। तो गुजरात, राजस्थान, एमपी, ठीक है। और एमपी के बाद में आपका जो है साहब जाती है छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़ से, ठीक। फिर जाती है साहब छत्तीसगढ़ से। इसके बाद जाती है आपकी झारखंड से, झारखंड से, ठीक है। और झारखंड के बाद जाती है साहब आपका पश्चिमी बंगाल से। ये वाला हिस्सा क्या है? पश्चिमी बंगाल, ठीक है। और ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका, ये निकलती है फिर इसके बाद में आपकी त्रिपुरा से। और उसके बाद आपका ये वाला जो हिस्सा है ये है मिजोरम से, ठीक है। तो कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से साथियों आपकी गुजरती है। आप लिखेंगे कर्क रेखा भारत, कर्क रेखा किसे कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और ये क्यों है? क्योंकि सूर्य की रेखा डायरेक्ट इसमें है। इत्तेफाक से भारत उत्तरी अक्षांश में है, कर्क रेखा भारत से गुजरता है और बीचों बीच से गुजरता है, ठीक है। कर्क रेखा गुजरती है रेखा, ठीक। और भारत के कौन से राज्यों से गुजरती है? गुजरात से गुजरती है, राजस्थान से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से गुजरती है, झारखंड से गुजरती है, पश्चिम बंगाल से गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है और मिजोरम से गुजरती है, ठीक है। और साथियों आपका किससे गुजरती है? ये मिजोरम से गुजरती है। तो ये हुआ आपका क्या कहते हैं, विस्तार इसका, ठीक है। और कर्क रेखा पर ही झारखंड की राजधानी कहाँ है? झारखंड, ये रहा इसकी राजधानी। कलर करते हैं चेंज थोड़ी सी जो है माहौल बनाने के लिए। चलिए साहब, तो झारखंड की जो कैपिटल है वो इसी पर है। अरे ये तो बिल्कुल सफ़ेद हो गया। चलिए चलिए साहब, ये रहा। तो झारखंड की जो कैपिटल है क्या है? रांची। MS धोनी का संबंध यहीं से है। तो इसकी जो कैपिटल है कर्क रेखा पर है, यानी कि रांची वाले जो बैठे हैं वो कर्क रेखा पर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये है, ये फैक्ट हुआ, ठीक है ना। और अगर हम बात करें, ये आप फैक्ट लिखते रहना कि पॉइंट नंबर 16, कर्क रेखा रांची के, झारखंड की रांची से निकलती है। पॉइंट नंबर 17, पॉइंट या जो भी है आपका पॉइंट नंबर जो भी चल रहा है 10, 11, 12। तो इसके बाद आप लिखना यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक जो लंबाई है कर्क रेखा की लंबाई, तो वो है एमपी में। ये देखो, सर्वाधिक जो लंबाई है वो है एमपी में। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? एमपी में है, ठीक है भाई। और इसके अलावा अगर हम बात करें, कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई एमपी में है और न्यूनतम लंबाई यहाँ ये राजस्थान में है, तथा न्यूनतम लंबाई राजस्थान में है। न्यूनतम लंबाई जो है आपकी राजस्थान में है। ये हुआ आपका बेसिक चीज़ें कवर अप, ठीक है। ये हुई आपकी बेसिक चीज़ें कवर। ठीक है, तो ये हुई आपकी बेसिक चीज़ें कवर। अब आगे देखिए, नेक्स्ट इसको मैं रफ कर रहा हूँ, या किसी फ़ोन से पिक क्लिक कर लेना, शायद स्क्रीनशॉट तो लिया नहीं जाता है तो वो देख लेना आप, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। अब एक रेखा और गुजरती है भारत से, ठीक है। अब कुछ लोगों को इसमें भी आपत्ति हो जाएगी, साहब मैप बना रहे हैं हमारे 2 मिनट वेस्ट हो गए, है ना। और जो है मैप सर इसमें लगा लेते हैं। अरे भाई मैप बनाएंगे तो आप देखोगे कि कहाँ कहाँ जा रहा है। बने बनाए तो किताब में है, इससे बढ़िया तो किताब में पढ़ लो। मुझे पता है कुछ लोगों को पढ़ाई से मतलब नहीं रहता, कानून निकालने हैं बस, कि साहब बहुत तुरंत दिमाग में आ गए होगा कुछ के, ये 2 मिनट ख़राब कर दिया, इससे अच्छा तो जो है 1 मिनट ख़राब कर दिया, इससे अच्छा तो मैप इसमें स्लाइड में जोड़ देते। जुड़े हुए हैं आगे क्वेश्चन आंसर में, लेकिन अब मैं एक एक चीज़ आपको बना के दिखा रहा हूँ तो आपके दिमाग में जाएगा।
और वैसे तो अगर आपको बने बनाए चाहिए किताब में जाकर पढ़ लो, वो तो सब मिलेगा, आराम से बैठे रहो, ठीक है, दिमाग मत चलाओ ज़्यादा। तो अब देखिए इसमें मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से जो रेखाएं होती हैं ये होती हैं देशांतर रेखाएं, ये काम करती हैं समय निर्धारण का, ठीक है। तो ऐसे ही भारत में भी एक काल्पनिक रेखा जो खींची गई है जो कि समय का निर्धारण करती है, तो ये बीचों बीच में से निकलती है, तो ऐसे जाएगी ये भारत से, ऐसे जाएगी, ऐसे तो अक्षांश जाएंगी, ऐसा आएंगी, ठीक है। तो जो भारत ने माना है ये यहाँ माना है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ से गुजरती थी तो कौन कितना उसका जो साथियों आपका देशांतर था वो था 68, और इधर क्या था 97 25। तो इसका मतलब ये है इनके बीच में कोई संख्या होनी चाहिए, क्योंकि 68 के बाद में आएगा 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82, बस 82 पर रुको। तो ये है 82 डिग्री। ये क्या है क्या नहीं है सब मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगा, तो पता चला हमारा टॉपिक ही भटक गया पूरा, ठीक है। तो ये क्या है आपकी भारतीय मानक समय, भारतीय मानक समय की जो गणना है वो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित घंटाघर में तो 82 पॉइंट डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है, ठीक है। तो अगर हम करें भारतीय मानक सेवा जो भारतीय मानक लिखे इसमें जो भी आपका पॉइंट है, भारतीय मानक समय से समय, ठीक है, ये देशांतर ये निकलती है आपकी प्रयागराज के नैनी से, ठीक है, और 5 राज्यों में जाती है। नीचे लिख लेना आप 5 राज्यों में कौन कौन से हैं। तो 5 राज्य हैं आपके साहब, एक तो आपका ये हो गया यूपी, एक आपका हो गया ये यूपी, एक हो गया एमपी, एक हो गया एमपी, एक हुआ आपका छत्तीसगढ़, ठीक है, एक हुआ आपका उड़ीसा, एक हुआ आपका उड़ीसा, और इधर वाला हिस्सा हुआ आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 पॉइंट आप ऐड कर लिख लीजिए। तो लिख लेना इसमें भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री देशांतर पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है, ठीक, पूर्वी देशांतर होकर गुजरती है, प्रयागराज के नैनी से गुजरती है। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है, ठीक है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से गुजरती है। समझ में आया होगा शायद, ठीक है। और अगर नहीं आया है तो दोबारा पढ़ोगे दोबारा आ जाएगा, ठीक है, कुछ कह नहीं रहा मैं, कोई बात नहीं। ऐसा होता है ना कई बार ध्यान इधर उधर रहता है, मैंने बताया उम्र का भी लोचा है, तो भले ही हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं आपका ध्यान इधर उधर है, ठीक, और पता चला फिर कह रहे हैं साहब समझ में नहीं आया, तो ध्यान तो इधर करो, समझ में तो तभी आएगा ना। अभी दिमाग कुछ का तो इसमें चल रहा है, अगर मैप वो वाला दे देते स्लाइड पे तो समय बच जाता। अरे भाई वो उसमें है, बुक में है, मैं बना रहा हूँ, चुपचाप करो, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट देखिए। तो आपका इतना हुआ क्लियर। अब थोड़ा फैक्टो लिखिए कौन सा है, जो भी पॉइंट नंबर नेक्स्ट है वो देखिए इसमें। तो भारत का क्षेत्रफल की अगर हम बात करें, क्षेत्रफल की बात करें तो वो मैंने आपको बता दिया 32,87,263 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल जो है इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में जो भारत का है, विश्व में भारत का सातवां स्थान है। तो लिखिए कौन कौन से हैं इसमें। सबसे पहले आपका रूस के बाद में है कनाडा, और कनाडा के बाद में आपका आएगा चीन, और चीन के बाद में आ जाएगा आपका यूएसए, और यूएसए के बाद में आ जाएगा ब्राज़ील, यूएसए के बाद में आ जाएगा आपका ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद में आ जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, और 7वें पे आ जाएगा इंडिया। तो यह है रूस, कनाडा, चीन, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, ये आ जाएगा आपका ये आ जाएगा आपका साहब क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में भारत के ये स्थान है, ठीक है साहब। तो इसको जल्दी से नोट कर लो 1 सेकंड में बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये कवर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, अब भारत के राज्यों की हम बात करेंगे। अब भारत के हम राज्यों की बात करेंगे तो भारत के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य देख लेते हैं। 5 बड़े राज्य देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, 5 बड़े राज्य। तो जो सबसे पहला बड़ा राज्य है वो है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से, फिर आपका एमपी मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद में है आपका उत्तर प्रदेश, और फिर इसके बाद में है आपका उत्तर प्रदेश के बाद में है गुजरात। ठीक है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। ठीक, तो ये हुआ आपका कवर। ठीक है, ये हुआ आपका कवर। ठीक है, ठीक, तो ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बताया। ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे छोटा राज्य है वह है आपका, वो है आपका गोवा। गोवा जो है भारत का सबसे छोटा राज्य है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, ठीक है, और सबसे जो छोटा राज्य है वो है आपका क्या कहते हैं, सिक्किम, जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें यूटी की, तो उसमें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है आपका जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे छोटा राज्य है वो है आपका लक्षद्वीप। ठीक है, और सबसे बड़ा राज्य अंडमान निकोबार। और अगर बात करें हम कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य तो लक्षद्वीप, और सबसे जनसंख्या की दृष्टि से ही सबसे बड़ा राज्य दिल्ली। तो ये हुआ आपका जनसंख्या के आधार पर फैक्ट। तो लिख लीजिए कि 5 बड़े राज्य भारत के बढ़ते घटते क्रम में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। अब चलिए जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य यूपी, सबसे छोटा राज्य सिक्किम। ठीक है, इसके बाद बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा, और इसके बाद अलावा बात करें हम यूनियन टेरिटरी में सबसे जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से लक्षद्वीप सबसे छोटा, और अंडमान निकोबार और आज का आपका दिल्ली हो गया सबसे बड़ा जनसंख्या और क्षेत्रफल की दृष्टि से क्रम से। ठीक, तो ये हुआ आपका साथियों, ये हुआ आपका क्या कहते हैं, बढ़ते घटते क्रम में। ठीक, अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट पर आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं हम तटों की, इसकी तटीय सीमा की। ठीक है, फिर उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर करेंगे। इन्हीं से अब थोड़ा सा मैंने सिस्टमेटिक बनाया है, क्योंकि कुछ बच्चों की जो वो तो आ रहे थे डाउट की सर नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है, और फिर थोड़ा फ्लो नहीं बन पा रहा है, क्वेश्चन आगे पीछे। देखिए एमसीक्यू में तो हो ही जाते हैं, ये तो आपको जानते हैं। अगर टॉपिक वाइज अगर हम चलें तो थोड़ा बहुत तो उसमें हो जाता है, तो थोड़ा आप उसमें कोशिश करें, और थोड़ा अब भी हम पूरा प्रयास करेंगे कि वो दिक्कत आपके सामने अब ना आए। ठीक है, तो ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। देखिए ये हुए आपके समुद्र से लगे राज्य, तो उसे हम कहेंगे आपके तटीय राज्य। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, तटीय राज्य। जो समुद्र से लगेगा राज्य उसे हम कहेंगे तट के राज्य। ठीक, तो हेडिंग डाल देना चाहिए आप तटीय राज्य, जो भी आपका पॉइंट होगा तटीय राज्य। ठीक है, जो भी आपका पॉइंट होगा तटीय राज्य आप हेडिंग डाल देना। ठीक, तो जो भारत के जो तटीय राज्य हैं वो टोटल जो हैं वो 9 तो राज्य हैं। ठीक है, और 4 क्या हैं, यूटी हैं, यानी कि समुद्र की लहरें 9 राज्यों से टकराती हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेशों से टकराती हैं। ठीक है, तो 9 कौन कौन से हैं उनको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा ये आपका सबसे पहले है हमारा गुजरात। सबसे पहले है हमारा ये गुजरात। ठीक है, और यही सबसे बड़ा है 1600 किलोमीटर। फिर आता है हमारा क्या, महाराष्ट्र। तो ये है आपका 720 किलोमीटर। इसके बाद आएगा गोवा,
101 किलोमीटर। इसके बाद आएगा कर्नाटका, ठीक है, तो कर्नाटका में आएगा 300 किलोमीटर, ठीक है। फिर आएगा केरल, केरल आएगा 550 किलोमीटर। इसके बाद आएगा हमारा तमिलनाडु, 980 किलोमीटर, 980 किलोमीटर, तमिलनाडु 980 किलोमीटर। ऊपर चलो आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश आएगा 970 किलोमीटर, ठीक। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा आएगा लगभग आपका 484 किलोमीटर। और इसके बाद आएगा नेक्स्ट हमारा पश्चिम बंगाल, ये आएगा आपका 210 किलोमीटर, ठीक है। तो देखो 9 हो गए क्या, नहीं हुए तो कर देंगे, कुछ रह गया होगा तो, ठीक है। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। लिख लेना आप, ऐसे लिखना भारत के तट, पहला हेडिंग डालना तटीय राज्य, और उसके बाद आप लिखना कि भारत के 9, ऐसे लिखना आप तटीय राज्य, आप हेडिंग डालना, और फिर आप लिखना भारत के 9 राज्य तथा 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र की तट से सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं। और 9 राज्य क्रम से गुजरात, ये सबसे बड़ा 1600 किलोमीटर हो गया, और सबसे कम कौन सा लग रहा है आपको, गोवा, ठीक है। गुजरात ब्रैकेट में लिखना सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा, नंबर 2 महाराष्ट्र, नंबर 3 गोवा ब्रैकेट में सबसे कम, नंबर 4 कर्नाटक, नंबर 5 केरल, नंबर 6 तमिलनाडु, नंबर 7 आंध्र प्रदेश, नंबर 8 उड़ीसा, और नंबर 9 जो हो गया आपका, जो हो गया क्या कहते हैं इसे, पश्चिम बंगाल, ठीक है साहब, ये हो गया। अब देखिए, अब बात करें यूटी कौन कौन से हैं, तो यूटी देख लेते हैं। तो मुझे लगता है यूटी आपसे पूछा जाना चाहिए, क्योंकि देखिए ये तो आप हर कोई रट लेता है, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश याद शायद भूल सकते हैं, इसलिए इनमें से कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो हो गया हमारा क्या, दादरा तथा नगर हवेली और दमन और दीप, यहाँ पर है, ऐसे लिख रहा हूँ मैं, दादरा, बस दाद लिख दूंगा, बस लिख देना आप। यूटी में नंबर 1 दादरा तथा नगर हवेली और दमन और दीप, ये एक ही हो गए थे ना। इसके बाद एक यहाँ लक्षद्वीप है, इसके बाद एक यहाँ लक्षद्वीप है, ठीक है साहब। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक लक्षद्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप, ठीक। फिर यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है, और यहीं पर एक पुंडीचेरी आती है, ठीक। और यहाँ पर क्या है, अंडमान निकोबार है। तो आप लिख लेना 4 यूटी बराबर दादरा, 4 यूटी बराबर लिख लेना आप दादरा तथा नगर हवेली, दमन और दीप, फिर लक्षद्वीप, उसके बाद में पांडिचेरी एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। ये होगा आपके कंप्लीट, ठीक। तो ये हुआ आपके कंप्लीट। ठीक है, तो ये हुई बेसिक जानकारी आपको भारत की। चलिए अब पहले सवाल करते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक करें, मतलब नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे, फिर आपको इसी तरह से मैं इसी पैटर्न पे अब आपको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जितने भी हमने अभी टॉपिक आपको पढ़ाए, इससे रिलेटेड पहले सवाल कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक। तो चलिए सवाल करते हैं पहले। सबसे पहला सवाल है आपका, चलिए देखते हैं। भारत के निम्नलिखित कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? पहला है राजस्थान, उड़ीसा, मणिपुर, नागालैंड। इनमें से कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा गुजरती है। क्या मैंने उड़ीसा बताया था? नहीं।
क्या मैंने मणिपुर बताया था, मिजोरम बताया था? नहीं। नागालैंड बताया था? नहीं। उधर केवल क्या थे, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो इधर में क्या है, राजस्थान, तो केवल राजस्थान है इसमें। तो इसका आंसर क्या हुआ साथियों, इसका आंसर हुआ आपका केवल और केवल एक उत्तर होगा इसका। ठीक है, एक सुमृत होगा। ठीक, तो यहाँ नोट्स बनाने की तो जरूरत नहीं, लेकिन एकदम फटाफट मैं आपको बताऊंगा कि जो कर्क रेखा है पृथ्वी के उत्तरतम अक्षांश है और जिस पर सूर्य के समय लंबत रहता है। ठीक है, और कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री को। नंबर 1, कर्क रेखा किसे कहते हैं, 23.5 डिग्री को। ठीक है, मतलब 23 डिग्री 30 मिनट को। उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। ठीक, नंबर 1 बात हुई। नंबर दूसरी बात क्या है इसमें, ये कितने राज्यों से निकलती है, 8 राज्यों से। मैंने मैप बना के आपको बताया भी था। कौन कौन से 8 राज्य थे, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम आदि। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इसकी जो झारखंड की मैंने आपको एक फैक्टर बताया था, झारखंड की जो राजधानी है रांची, वो इसी से होकर गुजरती है। ये एक जनरल फैक्ट मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो भारत में जो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है, मैंने आपको बताया था एमपी में है, और जो सबसे कम लंबाई है वो कहाँ है, राजस्थान में है। ठीक है, तो ये है। जैसे मान लीजिए अब आपको नोट्स, मैंने आपको समरी बता दी, नोट्स कैसे बनाने हैं आपको, समरी के आपने नोट्स बनाए होंगे। ठीक है, समरी के आपने नोट्स बनाए होंगे। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन के हिसाब से, देखिए क्वेश्चन के हिसाब से आपको नोट्स बनाने हैं। क्वेश्चन के हिसाब से, जैसे इसमें मान लीजिए कोई फैक्ट आपको नहीं मिला, मतलब आपने सारे फैक्ट पहले ही लिख लिए हैं समरी में, तो इसके नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। और अगर नहीं लिखे हैं, 2-4 फैक्ट मैं नहीं बता रहा हूँ, तो क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 के हिसाब से आप नोट्स ऐसे बनाएं। ठीक है, चलिए साहब, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर हो गया केवल 1। देखिए ये एक्सप्लेनेशन भी है कि कर्क रेखा पृथ्वी के उत्तरतम अक्षांश रेखा है जिस पर सूर्य दोपहर के समय लंबत चमकता है। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, जिसे कर्क रेखा के नाम से जाना जाता है, भारत को लगभग बीचों बीच से गुजरती है और भारत को उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में विभाजित करती है। यह रेखा भारत के 8 राज्यों गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम से गुजरती है। कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची भी स्थित है। बस ये हुआ आपका। ठीक, तो ये हुआ आपका। देखिए ये मैप भी मैंने लगा दिया था, ठीक है ना। तो ये मैप भी ये है कर्क रेखा, देख सकते हैं आप। ये देखिए गुजरात, राजस्थान का बहुत छोटा सा भाग, एमपी का बहुत बड़ा, और छत्तीसगढ़, और आपका जो है झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कर्क रेखा होगी आपकी। ठीक है, ये हुआ आपका इंदिरा पॉइंट 645, कन्याकुमारी 6897, गोहार मोती, कीवीथू, इंद्राकोल 3214, 2933। तटीय राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, 4 राज्य वैसे हो गए। ठीक है, चलिए मैप भी है हमारे पास, आपको परेशान नहीं होना है, मैप भी लगाया है। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय मानक समय रेखा 82 पूर्व निम्न में से किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये भी मैंने आपको अभी पीछे बताया ही था। तो कौन कौन से हैं मैप में देखिए, उत्तर प्रदेश सबसे पहले है आपका, मैंने आपको बताया था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है रेखा। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय जो देखिए नंबर 1 पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं,
इनके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। मैंने आपको बता दिया था कि जो दो ध्रुवों को बांटती है, मतलब दो ध्रुवों को मिलाती है, ठीक है, वो कहाँ से गुजरती है? 0 डिग्री लाइन ग्रीनविच से, ठीक है, और ग्रीनविच से गुजरती है, ठीक। और ऐसे ही भारत में गुजरती है, उसे कहते हैं भारतीय मानक समय रेखा। ये समय का निर्धारण करती है भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। ये गुजरती है 82.5 डिग्री से, ठीक है, ये गुजरती है 82.5 डिग्री से और 5 राज्यों से। अब देखते हैं सवाल क्या था हमारा, फटाफट। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 ईस्ट निम्नलिखित किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। तो उत्तराखंड तो है ही नहीं, इसे काट दो। जब 4 नहीं है तो ये तो कट गया, ये भी गया। अब क्या बचता है आपका? उत्तर प्रदेश है, ये तो मेन है, तो एक इसमें नहीं है। और ये हमें पता है इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, मैंने आपको लिखा भी दिया, इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है प्रयागराज के, तो ये तो डेफिनेटली है। तो इसका आंसर हो गया 1, 2 और 3, इसका आंसर हो गया आंख बंद कर करके, ठीक है। चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। भारतीय मानक समय रेखा IST की गणना उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में स्थित घंटा घर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है और गुजरती कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी से। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में भारत का मानक भूमध्य रेखा 82.5 ईस्ट है, जिसे मानक भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है भारत की, क्योंकि यह 2 देशों को बराबर में है। ये क्या लिखा हुआ है? क्योंकि यह देश को हाँ ठीक है, क्योंकि यह देश को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है गोहार माता, ये अथवा है, माफ कीजिएगा, गोहार मोती भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, पश्चिमी है ना, मैंने आपको बताया था। भारत के पश्चिमोत्तर और पूर्वोत्तर बिंदुओं में लगभग 2 घंटे का नहीं, 4 का नहीं, 2 घंटे का है, ठीक है। ये मैं आपको बताऊंगा पूरा, ठीक। तो इसमें देखिए एक बार जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ क्या सवाल है। इस तरह से हमारा देखिए भारत है, ये हमारा भारत है, ठीक है। मैंने आपको कई बार बता दिया, इसका जो उत्तरी पॉइंट है इंदिराकोल था, ठीक है, और दक्षिणी पॉइंट जो है वो कन्याकुमारी है, ठीक। और एक दक्षिणी पॉइंट यहाँ पर जो है, बिल्कुल दक्षिणी पॉइंट इंदिरा पॉइंट, और उसे हम कहते हैं पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, उसे हम पिगमेलियन पॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद में ये इंदिराकोल हो गया, ये हो गया आपका गोहार मोती, और ये है गुजरात में 68-97 में से गुजर रही है रेखा पूर्वी वाली, और इसका जो हो गया ये क्या हो गया? पश्चिमी बिंदु, हालांकि इसमें लिखा है पूर्वी बिंदु, तो इसलिए ऑप्शन गलत हुआ, ठीक है। और यहाँ पर हुआ ये, और इनके बीच में जो गैप आता है वो आता है 2 घंटे का। और ये कैसा आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी में डिटेल में आपको बता दूंगा। आप बता देंगे कि अभी सऊदी अरब में कितना टाइम हो रहा है, ठीक है, और क्या है अमेरिका में कितना है, अक्षांत, अगर टाइम पता चल गया तो देशांतर आप निकाल देंगे। तो ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में करेंगे, अभी खाली 2 घंटे याद रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए गोहार माता अथवा गोहार मोती भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, 4 घंटे नहीं 2 घंटे का समय लगता है। देखिए भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जिसे पिगमेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की संख्या भी दी जाती है। यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बड़ा निकोबार द्वीप पर स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में स्थित किवित भारत का पूर्वोत्तर बिंदु है, जबकि गुजरात में गोरा माता अथवा गोहार मोती पश्चिमी बिंदु है। और भारत का पश्चिमी और पूर्वोत्तर के समय 2 घंटे का समय साथियों लगता है। इंदिराकोल मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया कि भारत के क्षेत्रफल के जो भारत में है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को क्षेत्रफल के अनुसार घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। घटते क्रम में व्यवस्थित करना है इन क्षेत्रफल को। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले क्या है? राजस्थान। तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ एक बार, ठीक है। सबसे पहले है आपका राजस्थान, अभी आपको बताया था राजस्थान, फिर आपका एमपी के बाद में महाराष्ट्र, के बाद में यूपी के बाद में आपका गुजरात, ठीक है। और तो इसमें देखिए घटते क्रम में बताना है, सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान के बाद में क्या है?
यानी कि 2 के बाद 1 आना चाहिए, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, 2 के बाद 1, सब कट गए, 2 के बाद 1, यही आ जाएगा। फिर 4 महाराष्ट्र और फिर आ गया यूपी। तो इसका आंसर हुआ 2, 1, 4, 3। तो इसका आंसर हुआ आपका ए, इसका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक है, ए इसका क्या हुआ आंसर हुआ। ठीक, तो ए इसका क्या हुआ आंसर हुआ। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर, आप सीधे चलिए 7 नंबर पर। मतलब मैं जो टाइपिंग तो चलिए हो ही गई है स्लाइड की, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज ही अब आप कराया करूँगा, ठीक है, जिससे जो है आपके नोट्स में दिक्कत ना आए। सीधे हम चलेंगे 7 पर। देखिए इसमें, और अगली बार से जब हम टाइप में, ये चूंकि स्लाइड पहले ही टाइप करा दी थी हमने, तो अब हम टॉपिक वाइज ही स्लाइड टाइप कराएंगे, तो इसका हम ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहा जाता है। अच्छा साहब, ठीक है, भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसून जलवायु वाला क्षेत्र है। अब देखिए, अभी मैंने इसके बारे में आपको नहीं पढ़ाया समरी में, तो आपका दायित्व क्या है, तुरंत आप डालेंगे क्वेश्चन या स्टार बनाएंगे और ये नोट डाउन करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें ये कह रहे हैं एक कर्क रेखा, ये कह रहे हैं साहब कर्क रेखा और मकर रेखा का जो बीच का पार्ट है, जो बीच का पार्ट है उसे हम कहते हैं, जो बीच का पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध है। देखिए कटिबंध का मतलब होता है बेल्ट, तो ये क्या है, देखो बेल्ट की तरह ही है। ठीक है, और उष्ण का मतलब गर्मी। तो ये कह रहे हैं ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला पार्ट, ये गर्मी वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सूरज है, तो पूरे साल भर सूरज या तो यहाँ रहेगा या फिर यहाँ रहेगा, तो यहाँ तो गर्मी रहेगी। तो ये जो गर्मी वाला हिस्सा है, तो इसे ही हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो भारत कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो पार्ट है वो क्या है, उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है ना, तो भारत एक उष्ण कटिबंधीय, मतलब कर्क रेखा और मकर रेखा वाला क्या हो गया, उष्ण कटिबंधीय रेखा वाला पार्ट हुआ। ठीक है, अब कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा के ऊपर वाले जो पार्ट है उसको हम कहते हैं, कर्क रेखा का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो कर्क रेखा का ऊपर वाला पार्ट है उसे हम कहते हैं शीतोष्ण वाले हिस्सा, शीतोष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के जो उत्तरी भाग है उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है ना, उसे हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक, अब भारत कहाँ है, यहाँ है, मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब तो भारत को होना चाहिए उष्ण शीतोष्ण भी प्लस उष्ण कटिबंध माना चाहिए, क्योंकि ये तो हो गया उष्ण वाला हिस्सा पूरा, ये हो गया उससे ऊपर वाला हो गया शीतोष्ण। लेकिन ऐसा नहीं है, भारत को हम मानते हैं उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु, क्योंकि अपेक्षाकृत देखा जाता है कि ऊपर वाले हिस्से में भी कई कारणों से गर्मी रहती है। इसे मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये कंसेप्ट है, पूरा कंसेप्ट है, ऐसा क्यों होता है, क्यों माना जाता है, तो मैं बता दूंगा। लेकिन ओवरऑल अभी आपको ये याद रखना है। तो भारत की जो जलवायु है, तो जो भारत की जलवायु है, तो आप लिख लेना भारत क्या है, एक उष्ण कटिबंधीय, कटिबंध मैंने आपको बताया बेल्ट, कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है। नंबर 2, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले भाग को उष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं। नंबर 3, ठीक, कर्क रेखा के उत्तर वाले भाग को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं, शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। परंतु इसके बावजूद भी भारत एक उष्ण, कारण मैं बताऊंगा बाद में, भारत एक उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, तो ये कर्क रेखा से संबंधित सवाल था, इसे मैंने आपको करा दिया। देखिए इसमें कर्क रेखा से
मकर रेखा के बीच को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं, सही है, तो दोनों इसके आंसर सही हो गए। भारत एक उष्ण कटिबंध मानसूनी जलवायु वाला देश है। कर्क रेखा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच के भाग को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। भारत में कर्क रेखा के दक्षिणी वाले भाग उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्षेत्र के अंतर्गत, जबकि कर्क रेखा के उत्तरी वाले भाग को शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके बावजूद भारत एक उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला प्रदेश है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैंने अभी आपको समरी बताई थी उसी के क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट, ये मैं आप स्लाइड क्रम से ऐसी आएंगी क्योंकि ये टाइप पहले ही हुई थी, इसलिए ये दिक्कत है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट है कि ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। ग्लोब पर भारत की स्थिति उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है, किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं आना चाहिए, सही है बात। भारत का अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी इसका आंसर हुआ। तो मैंने आपको बताया था, ये सब नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं कि ग्लोब पर भारत की जो स्थिति है उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में है। इसका अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसका देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट से पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 तक है। ये मैंने आपको अभी बताया था। यह भारत का, ये मैंने आपको बताया था ना कि 8 डिग्री 4 से, कई बार मैं आपको बता चुका, 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6, 68 7 से 97 25। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। ठीक, इसके अलावा इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार में मैंने आपको ये भी बताया था कि 6 डिग्री 45 से जाती है, बिल्कुल मुख्य अगर भूमि की बात हम करें तो। ठीक है, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिणी में कन्याकुमारी तक इसकी लंबाई मैंने आपको कितनी बताई थी, 3200 किलोमीटर, और पश्चिम से पूर्व की इसकी लंबाई कितनी थी, 2900 किलोमीटर। ठीक है, 2900 किलोमीटर। एक फैक्ट रह गया था, आप नोट कर लेना इसे फैक्ट को भी, कि भारत में जो सबसे ज़्यादा सीमा बनाने वाला राज्य है, मतलब भारत में सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाने वाला राज्य, वो है यूपी। तो यूपी जो है सबसे ज़्यादा भारतीय राज्यों से सीमा बनाता है। 8 तो राज्य हैं और 1 यूटी है। 8 राज्य कौन से हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और यूटी, केंद्र शासित प्रदेश यूटी, दिल्ली, ये है। ठीक है, ये फैक्ट रह गया था, तो ये हुआ आपका कंप्लीट। ठीक है ना। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखिए, इसमें नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट ये हो आपका भारत की सामान्य जानकारी के बारे में आपने पढ़ा। अब है भारत की स्थलीय सीमा, हेडिंग डाल देना, भारत की स्थलीय सीमा। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा। ठीक, तो जो भारत की स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा का क्या मतलब है, स्थल, जल की सीमा की तो हमने बात करी थी, तो ऐसे स्थलीय सीमा यहां से जो आती है, ये तो बना ही नहीं ऐसे, एक मिनट, स्थल यानी कि यहां से जो आपकी स्टार्ट होगी गुजरात से,
ठीक है, यहाँ। तो ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला, ये स्थलीय सीमा कहलाता है। मतलब जो किसी भी उससे ना लगे, समुद्र से, ठीक है। तो उसके बारे में हमें बात इसमें करनी है। चलिए, तो जो स्थलीय सीमा है उसकी जो लंबाई है कुल है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा भारत की जो लगती है वह है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ये हमारी सीमाएं लगती हैं साहब, ठीक है। ये हमारी क्या लगती हैं, सीमाएं लगती हैं। 15,200 किलोमीटर है। और भारत से जो स्थलीय सीमाएं वाले देश लगते हैं वो लगते हैं कौन से, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, और इसका आपका जो है नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है। तो अब पहले मैं आपको मैप के माध्यम से, एक अच्छे से किसी कोई पेपर खाली हो तो मैं मैप के माध्यम से आपको बता देता हूँ। ये खाली इसलिए करा है, कुछ बच्चे कहेंगे साहब ओरिजिनल मैप में भी एकदम से आ जाएगा, लेकिन हाथ से बनाएंगे तो आपको जल्दी याद रहेगा, मतलब आपको समझ में आएगा। और मेन चीज़ यही कि आपकी समझ में आए। बाकी देखिए बने हुए तो हर जगह हैं, ठीक है साहब। चलिए बना के, आर्ट तो ऐसी है, खैर कोशिश करते हैं। अच्छा बनाया वैसे। अच्छा, ये थोड़ा सा बिगड़ गया, रुक जा। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहले चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक स्टेट आता है, उसका नाम क्या है, मोटा मोटा एक आइडिया लेंगे बस, गुजरात। ठीक है, ये आप बनाइए अपने हाथ से जैसे मैं बना रहा हूँ, गुजरात। किसी ने नोट्स बना रखे हैं तो रफ बनाइए, ठीक है, गुजरात। ये आता है आपका राजस्थान, ठीक हो गया। ये आएगा आपका पंजाब, ज़्यादा आगे मत जा भाई, पंजाब, ठीक है। एक सेकंड, बस एक सेकंड, मैं स्लाइड अपलोड कर दूँ। एक सेकंड बनाइए आप इसे। ठीक, एक सेकंड रुकना ही पड़ेगा, एक मिनट। हाँ, ज़रा सॉरी इसके लिए, तो वीडियो स्टक हो गई थी। तो चलिए देखते हैं। आपने हेडिंग डाला होगा भारत के पड़ोसी राज्य, ठीक है। तो आपने हेडिंग डाला होगा भारत के पड़ोसी राज्य। तो पहले हम इस पे मैप पे देख लेते हैं एक एक स्टेट को, कि कौन से कितने देश स्थलीय सीमा साझा करते हैं, ठीक है। और कितने देश जो हैं, कितने देश से कौन कौन से राज्य लगते हैं। तो पहले हम इस चीज़ को देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं इसको, कि कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं। ठीक,
ठीक। तो देखिए सबसे पहले जो साथियों हमारा, मैंने आपको अभी स्टेट बताया था जस्ट पहले, तो सबसे पहले हमारा स्टेट था आपका गुजरात, कोई दिक्कत नहीं, गुजरात, ठीक है। इसके बाद था हमारा राजस्थान, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर इसके बाद था आपका पंजाब, यहाँ तक जाएगा पंजाब, ठीक है। इसके बाद है हमारा, पंजाब के बाद में पड़ता है आपका जम्मू और जम्मू कश्मीर, यहाँ तक। और आपको पता था इसको तोड़ दिया गया था, तो यहाँ तक जो है ये है हमारी, इस तरह से बात करें अगर हम, तो ये हमारा लद्दाख, एल लिख दिया मैंने खाली, लद्दाख, ठीक है, क्या है, लद्दाख, ठीक है। अब देखिए आगे चलिए, आगे हमारा स्टेट पड़ता है हिमाचल प्रदेश, HP लिख दिया खाली। और फिर हमारा उत्तराखंड, UK, ठीक है। और फिर हमारा UK, ठीक। और ये वाला जो स्टेट है हमारा, ये है आपका, एक ही बार कर लीजिए फिर कभी इसको करने की ज़रूरत ना पड़े, ये है नेपाल और यह है भूटान, इसको अभी हम देखने वाले हैं। तो इसके बाद हमारा पड़ता है नेपाल, जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के जस्ट नीचे पड़ता है हमारा UP, ठीक है। और UP के जस्ट इधर पड़ेगा हमारा बिहार, ठीक है, बिहार, ठीक। जो वेस्ट बंगाल है हमारा, वेस्ट बंगाल पड़ता है हमारा, वेस्ट बंगाल, ये आपका बंगाल है, ठीक है। और ये जाता है आपका यहाँ तक, ये सब बंगाल वाला हिस्सा है, यहाँ तक। बड़े ध्यान से बनाना साथियों, ये बंगाल वाला हिस्सा है, ठीक है, ये पूरा बंगाल है, ठीक है भाई। चलिए ये बंगाल वाला हिस्सा हो गया, ठीक। ठीक है। और इसके बाद हम करेंगे, बंगाल वाला हिस्सा हुआ, इसको हटा देते हैं। ये देखिए मैप तो मैं ऐसे ही दे दूँ आपको डायरेक्ट, लेकिन बिल्कुल क्लियरिटी नहीं होगी उसकी ना, तो फिर क्या फ़ायदा है पढ़ने का। मैप तो पहले से ही किताब में है, तो अब एक एक चीज़ की आपको क्लियरिटी हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। उसको थोड़ा, तो चलिए अब देखिए इसमें भूटान, और इसके बाद में ये आता है आपका इस तरह से, ये है असम, ये क्या है आपका असम, ठीक। और ये जस्ट आपका है मेघालय, ये लिख दो यहाँ, ए यहाँ M, मेघालय, असम, ठीक है। ये बंगाल हो गया, और ये है आपका यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, AP। अरुणाचल प्रदेश के बाद में आपका आता है नागालैंड, नागालैंड, नागालैंड के जस्ट आपका आएगा मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर के जस्ट आपका नीचे आएगा आपका, ये आएगा आपका मिजोरम, ठीक है। होमवर्क में आपको सबकी कैपिटल लिख के दिखानी है मुझे, ठीक है। त्रिपुरा, 7 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये हो गए आपके त्रिपुरा। इतनी बात मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी प्रत्येक बच्चे को, ठीक है। अभी कुछ लोग तो इसी सोच में हैं, ओरिजिनल मैप दिखा देते तो अच्छा रहता है। भाई वो भी दिखा देंगे, उसकी परेशान मत हो, पहले आप ये देखो जो हम बना रहे हैं क्लियरिटी के साथ, अपनी बुद्धि मत चलाओ, ठीक हो गया। चलिए, तो गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, UP, और ये हो गया बिहार, ये हो गया पश्चिम बंगाल, ये हुआ आपके पूर्वोत्तर स्टेट में। देखिए फटाफट, ये सिक्किम है, ये सिक्किम है, ठीक है। पूर्वोत्तर स्टेट में फटाफट देखेंगे हम,
ब्लू से करते हैं, पूरा माहौल बना के करेंगे। ठीक है, बहुत सो को तो आज नींद आनी स्टार्ट हो गई होगी, क्या चल रहा है। अरे यही सवाल जब आएंगे एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाओगे, कहानी खराब हो जाएगी। ठीक है, चलिए 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 साहब, तो ये आपका सिक्किम है, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो बाकी देखिए पूर्वोत्तर में मैंने आपको बताया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, ये हो गया मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है साहब, अब देखते हैं हम स्टेट, मतलब जो लगे हुए हैं देश। तो देश की बात करें तो सबसे पहले हमारा इधर देश आएगा आपका, ये आएगा आपका पाकिस्तान। ये चला साहब आपका पाकिस्तान, पाकिस्तान। ठीक है साहब, ये आया आपका पाकिस्तान। तो कितने स्टेट से निकलता है पाकिस्तान? गुजरात, लिखो फटाफट। तो आप सबसे पहले लिखेंगे, एक तरफ लिखो पाकिस्तान और दूसरी तरफ लिखो भारत के राज्य। पहली तरफ लिखिए पाकिस्तान और फिर लिखिए भारत के राज्य। तो गुजरात, इसके बाद आपका राजस्थान। ठीक है, सबसे पहले आएगा गुजरात, गुजरात के बाद आपका आएगा राजस्थान, ठीक। इसके बाद आएगा आपका पंजाब, के बाद में जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये हुए आपके पाकिस्तान से। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, उससे लगे 5 स्टेट, 2 यूटी हैं और 3 स्टेट। ठीक है, पहले 4 होते थे, जम्मू कश्मीर लद्दाख जब एक था। अब है अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान से लगता है लद्दाख, केवल 106 किलोमीटर की ये रेखा है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से लगता है केवल लद्दाख। ठीक है, अफगानिस्तान से लगता है केवल और केवल क्या आपका लद्दाख। ठीक, इसके बाद आता है आपका चाइना। तो चाइना देखिए, लद्दाख ये पूरा चाइना वाला हिस्सा है, चाइना। तो आप लिख देना, अफगानिस्तान के सामने आप लिख देना, अफगानिस्तान के सामने आप लिख देंगे, क्या लिखेंगे अफगानिस्तान के सामने आप, कि सबसे छोटी सीमा रेखा लगती है 106 किलोमीटर की बस। तो ये हो गया आपका चाइना। चाइना में सबसे पहले लद्दाख, और लद्दाख के बाद में सीमा लगती है, फिर इसके बाद में हिमाचल प्रदेश। ठीक है, इसके बाद में उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। 5 स्टेट लगते हैं चाइना से भी। चाइना से भी कितने स्टेट लगते हैं? 5 स्टेट। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। ठीक है ना, चाइना से हमारा हुआ ये स्टेट। ठीक, इसके बाद देखिए आता है हमारा नेपाल। तो अगर हम नेपाल देखें, एक हमारा हो गया उत्तराखंड, लिखते चलें। ठीक है, ये और मैप भी बनाते चलें। उत्तराखंड, फिर वो हमारा यूपी, फिर बिहार, और बिहार के बाद में देखिए पश्चिम बंगाल भी लग रहा है। देखिए मैंने लगाया है, पश्चिम बंगाल भी लग रहा है। ठीक है, मैंने लगाया है, पश्चिम बंगाल भी लग रहा है। और इधर आपका हुआ आपका क्या, सिक्किम। तो नेपाल से कितने स्टेट हो गए? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, और इधर आपका होगा क्या, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ठीक है, फिर हमारा स्टेट लगता है भूटान। तो भूटान से कौन कौन से देश लगते हैं? देखिए भूटान से हमारा हो गया एक सिक्किम, फिर वो हमारा सिक्किम, सबसे पहला हुआ हमारा सिक्किम, सिक्किम के बाद हुआ हमारा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद में हुआ हमारा असम, ये देखिए लग रहा है पूरा, और असम के बाद में हुआ हमारा ये भूटान से लगा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्लियर करके बिल्कुल इसलिए क्लियरिटी के साथ आपको बताया। तो भूटान से कितने कितने कौन से राज्य लगेंगे भूटान से? तो भूटान से आपके लगेंगे, एक मैप में क्लियर करके भेज भी दूंगा ग्रुप में, तो लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको देखना जरूरी है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा म्यांमार। तो म्यांमार से एक तो अरुणाचल प्रदेश, फिर एक नागालैंड, और नागालैंड के बाद में मणिपुर, और मणिपुर के बाद में आपका मिजोरम। ये 4 स्टेट लगते हैं म्यांमार से। चाइना से 5, नेपाल से 5, भूटान से 4, पाकिस्तान से 5, अफगानिस्तान से 1 मात्र, और बांग्लादेश आ जाइए। तो बांग्लादेश से सबसे पहले लगता है क्या, बांग्लादेश से सबसे पहले हमारा पश्चिम बंगाल, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या था हमारा म्यांमार, और ये क्या है हमारा असम 3, और एक हो गया हमारा इधर देखिए त्रिपुरा, और नीचे की तरफ से आकर लगता है हमारा जब इधर जाएगा ये मिजोरम। तो 5 स्टेट किससे लगते हैं? बांग्लादेश से। ठीक है,
तो ये हमारे हुए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे ये आपको याद हो जाएगा। हमने कोई याद नहीं कर रखे हैं, बार बार प्रैक्टिस की है, बार बार देखा है चीज़ों को, तो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात आने वाली है। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो फिर रिवीजन हो जाएगा, तो परेशान परेशान होने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए साहब, तो अब देखते हैं। अब जो रेखा गई थी आपकी भारत और पाकिस्तान से, तो भारत और पाकिस्तान से जो रेखा गई थी उसको उसको कहते हैं हम रेड क्लिप रेखा। ठीक है, ये अध्यारोपित रेखाएं हैं, उसको कहते हैं हम रेड क्लिप रेखा। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं साहब, रेड क्लिप रेखा। ठीक, इसके अलावा अगर हम बात करें रेड क्लिप रेखा, और भारत और चाइना की अगर रेखा की बात करें हम, तो उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। उसको कहते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है, मैकमोहन रेखा। चाइना की जो थी मैकमोहन रेखा, लिख लो इसे, आ जाते हैं ऐसे सवाल भी। एक है डुरंड रेखा, डुरंड लाइन, तो यह है भारत और अफगानिस्तान के मध्य। ठीक है, तो ये हुआ आपका कंप्लीट। चलिए, अब इससे रिलेटेड सवाल देख लेते हैं। अब सवाल में हम पूरा आपको समझाई देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, स्लाइड अगली बार से सीरियल वाइज करा देंगे, पहले की बनी हुई थी तो इसलिए इसमें ये हुआ। ठीक है, चलिए देखिए, अब ये है, इसी से सवाल है हमारा कि भारत की निम्नलिखित देशों में के साथ सीमा रेखा के बढ़ते क्रम में हमें बताना है। सबसे पहले है भूटान और नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, बढ़ते क्रम में हमें साथियों बताना है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया नहीं था, अब मैं इसको आपको नोट करना है फिर से, जो आप नोट कर रहे होंगे कि भारत में उत्तर से दक्षिणी अधिकतम लंबाई 32-14 किलोमीटर है, पूर्व से पश्चिमी अधिकतम लंबाई 29-33 है, इतना आपको पता है। स्थलीय सीमा 15-200 है, ये भी आपको पता है। और जो सबसे ज़्यादा सीमा रखती है भारत की, वो बांग्लादेश से लगती है, मैंने आपको मैप पे भी बताया था। ठीक है, और इसके अन्य देशों के साथ देखिए, बांग्लादेश से जो लगती है वो है 40-96 किलोमीटर, नंबर एक लगती है आपकी चीन से, चाइना से लगती है आपकी 39-17, फिर है पाकिस्तान से लगती है 33-10, और नेपाल से लगती है आपकी 17-52, और म्यांमार से लगती है आपकी, जो सीमा है म्यांमार से 14-58, और भूटान से आपकी लगती है 587, और अफ़गानिस्तान से आपकी लगती है 80 किलोमीटर। तो ये देखिए, बांग्लादेश से 40-96, चाइना से 39-17, पाकिस्तान से 33-10, और नेपाल से 17-52, म्यांमार से 14-58, और स्टेट मैंने अभी अभी अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, और ये मैंने आपको अच्छे से अभी आपको बता दिया है। ठीक है साहब, चलिए इसमें देखिए बढ़ते क्रम में लिखना है हमें, तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा। भूटान कितना है ये मैंने अभी आपको बताया है, 587 किलोमीटर। ठीक है, नेपाल कितना है मैंने आपको बताया 17-52 किलोमीटर। इसके अलावा म्यांमार मैंने आपको बताया 14-58 किलोमीटर, और इसके बाद पाकिस्तान मैंने आपको बताया 33-10 किलोमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा 20 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 20 का आंसर हो जाएगा, 20 का आंसर हो जाएगा। चलिए साहब, ठीक है, बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट सवाल हमारा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य केंद्र शासित प्रदेश तीन देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा देखिए मिसप्रिंट हो गया, सिक्किम है ये असल में ना, ये इसको सही कर लेना, सॉरी इसके लिए, ये सिक्किम है। ठीक, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, लद्दाख, अरे लद्दाख और असम। तो ये बताना है हमें कि जो पड़ोसी राज्य हैं, जो हमारे देश हैं, मतलब जो भारत के पड़ोसी देशों से घिरे हुए राज्य, भारत के राज्य, ठीक है, ये बताने हैं कितने 3 देशों से सीमा साझा करते हैं। तो ज़्यादा कठिन नहीं है,
तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैंने आपको अभी मैप के माध्यम से ही बताया था। तो सिक्किम की अगर मैं बात करूं, ध्यान करिए वो वाला मैप जो मैंने आपको बताया था, जो आपने बनाया भी होगा, एक नेपाल से लगती थी सिक्किम, याद लाओ जल्दी, एक चाइना से लगती थी, बीच में था सिक्किम, इस तरह से था ना। देखिए ये नेपाल था, इस तरह से आया था ना, नेपाल था, ठीक है, इधर नेपाल था, ये नेपाल, ये भूटान, ये सिक्किम, ऊपर चाइना था। तो ये तो लगती है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ आपका नेपाल, जो है ये हुआ आपका सबसे पहले नेपाल, चाइना, और आपका जो है सिक्किम की, और किससे लग रही है, भूटान। देखिए बड़ा डिफिकल्ट सवाल है ये, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत डिफिकल्ट सवाल है, होना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि मैप, जिसने मैप को समझ रखा है ध्यान से, उसी से होगा ये, ठीक है। चलिए साहब, पश्चिम बंगाल पर आ जाइए। पश्चिम बंगाल मैंने आपको बताया था, पश्चिम बंगाल एक तो नेपाल से लगती है, और भूटान से लगती है, और बांग्लादेश से लगती है, 3 स्टेट हो गए, ठीक है। लद्दाख भी एक तो चीन से लगती है, मैंने अफगानिस्तान में कराया था डुरंड रेखा, और पाकिस्तान से लगती है, तो ये भी सही है। असम, असम की तो साहब केवल और केवल जो है बांग्लादेश से लगती है, यानी कि ये तो गलती हो गया। तो इसका आंसर हुआ 1 2 3, युग में इसके सही हो गए 1 2 3, और ये उसका क्या हो गया, गलत हो गया। तो ये हुआ आपका ठीक, ये इसका हुआ आपका आंसर, ठीक है। तो फटाफट एक बार मैं एकदम से रिवाइज करा देता हूँ। जो पाकिस्तान था, जो पाकिस्तान था वो किससे लगता था, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। चाइना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। म्यांमार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। बांग्लादेश, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल। नेपाल में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। कोई दिक्कत मुझे तो नहीं लगता आनी चाहिए। ये हुआ आपका कंप्लीट मैटर, ठीक है। चलिए साहब, ये कंप्लीट क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ये टाइपिंग थोड़ी मिसप्रिंट है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी, जो पहला टॉपिक था हमारा बेसिक टॉपिक था, मतलब कि भारत की जो भारत से संबंधित जितने भी फैक्ट्स हैं, तो वो इसमें हमने आपको बताया है, ठीक है। चलिए साहब, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। बाकी देखिए इसका नोट्स, जो मैप है वो मैं आपको ग्रुप में सेंड करूँगा अभी। तो कोशिश करेंगे इसका मैटर देने की, आपकी अलग से कोशिश करेंगे हम, इसका मैटर दिया जाए, उस पर मैं विचार कर रहा हूँ। चलिए साहब, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल। थोड़ा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, समझोगे तो याद रहेगा, और नहीं समझोगे तो कुछ भी याद फिर नहीं रहेगा, ठीक है। बाकी अब सीरियल वाइज हम चलेंगे, कोशिश करेंगे पूरी पूरी, थोड़ा बहुत तो देखिए हो जाता है, तो वो आपको देखना है, मतलब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन कोशिश करेंगे सीरियल वाइज, टॉपिक वाइज ही हम सभी चीज़ों को कवर करते चलें। चलिए आज की क्लास में इतने रखते हैं, बाकी हम करेंगे कल। बहुत बहुत धन्यवाद।